Hello, everybody, and hello, students. This is the first lecture of a new playlist, and the name of this new playlist is like Magnetism, EMI, and AC. We are doing first lecture of this playlist. This lecture is going to deal with bar magnet, magnet, magnetic dipole. So we are going to study various important points in this lecture. तो आप इस लेक्चर को एंजॉय करिए, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा एंड हर चीज़ को समझिएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछला जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो लेक्चर था, जो यूनिट 4 था, आपने उसको काफ़ी अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो पिछले चैप्टर्स का, आई मीन यूनिट 4 का स्पेशली कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, आपको इस लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। So let's enter in this lecture. Once again, thank you for joining me, and we are going to study bit by bit every important informations. So let's enter. आज इस लेक्चर का फोकस जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट वेरियस पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ magnetic dipole placed in external magnetic field and equivalence of solenoid and bar magnet. So these are the things which we are going to study today. So let's go to the next page and एक एक चीज पढ़ते हैं। कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बट जो भी लगना है। So let's see here. So we are talking about the history of this magnet, natural magnet की history की बात करते हैं हम लोग। तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और एनसीईआरटी पढ़िए, तो ये कहा जा रहा है कि एनिशियंट ग्रीस जो है हमारा, एनिशियंट ग्रीस जो है मतलब पुराने ग्रीस की बात हो रही है, एनिशियंट ग्रीस की बात हो रही है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्लेस, इसमें ना एक मैग्नीशिया नाम की जगह हुआ करती थी, मैग्नीशिया। एंड दिस मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में बड़े सारे मतलब रॉक्स, एक खास तरीके के स्टोन्स मिलते थे, और उन स्टोन्स को हम लोग मैग्नेटाइट कहते थे। मैग्नेटाइट, मैग्नीशिया के अंदर कुछ हमें ओर्स मिलते थे जो रॉक्स होते थे, और उसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते थे। सो कुछ जगहों पे आपको ये भी मिलेगा, समबडी से दैट मैग्नेस नाम का कोई ऐसी भी बात कही जाती है, मैग्नस नाम का। कुछ लोग इसी का स्पेलिंग बड़ा अजीब तरीके से लिखते थे, मैग्नेस, मैग्नेस भी लिख देते हैं। तो मैग्नस और मैग्नेस जो भी है, इस नाम का कोई सेफर्ड हुआ करता था। वो अपने जो लाइव स्टोक्स थे उसको लेकर के वो जाता था फील्ड में। मीन्स अपने जो मवेशी होती थी, उन मवेशियों को लेकर के वो जाया करता था फील्ड में। तो फील्ड में जब जाता था तो देखो, मैंने यहाँ पे एक शूज बोला कि शूज पहना हुआ है और ये एक हाथ में डंडा लिया हुआ है। तो ये जो डंडा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डंडा देख रहे हैं, इस डंडे के ऊपर ना मेटल का कुछ, आयरन का समथिंग लाइक दैट, कुछ आयरन के ऐसे लगे हुए होते थे, बांध दिए जाते थे इस तरीके से कि ताकि डंडा ना टूटे। ऊपर भी कैप चढ़ा होता था, नीचे भी काम कैप चढ़ा होता था। रो आई मीन लकड़ी का डंडा है ये, इसके ऊपर नीचे एक लोहे का कैप चढ़ा दिया गया, तो इससे डंडा अगर हम पीटते हैं तो वो फटता नहीं है। तो किनारे पे, दोनों किनारे पे एक इस तरीके का मेटल का, आयरन का ऐसे ही कुछ लगा दिया जाता था। और जूते या जो चप्पल बनते थे उसमें भी कील ठोकी जाती थी, तो ये कील लगे होते थे। तो जब ये लोग अपने भेड़ को चराने के लिए जा रहे होते थे, तो उस केस में लाइक डंडे से बड़े सारे स्टोन्स को ये साइड में जो आ रहे हैं उसको ठोक ठाक के भेज देते थे। बट बड़े सारे रॉक जो है, मतलब ड्यूरिंग दिस, लाइक उसको स्टिक, आई मीन जब वो डंडे से उसको किक करता था, तो बड़े सारे स्टोन्स तो इस किक की वजह से दूर चले जाते थे, बट कुछ स्टोन्स इसमें चिपक जाया करते थे। और कुछ ये जो चप्पल में जो नेलिंग की जाती थी या कील लगे होते थे, वो कील के साथ चिपक जाया करते थे। तो इनको बहुत दिक्कत होती थी कि भाई ये ओबियसली बड़े सारे इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे रॉक इकट्ठा हो जाते थे, यहाँ इकट्ठा हो जाता था, इनका चलना फिरना मुश्किल हो जाया करता था। और अगर ये डंडा नहीं रखते थे और ये चप्पल वप्पल नहीं पहनते थे तो बड़ी आसानी से चल सकते थे। सो नाउ द पॉइंट इज कि सबकी नजर पड़ी कि आखिर क्या है जो इसके साथ चिपक जाता है। तो जो मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैग्नेटाइट रॉक्स थे, ये जो जो छोटे छोटे रॉक्स थे वो मैग्नेटाइट रॉक्स थे, और इन्हीं को, ये जो छोटे छोटे थे उनको, पीसेस थे, उसको हम लोगों ने मैग्नेट नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्नेट।
और बोला कि इसके पास ना लाइक मैग्नेटिज्म किसको कहा गया, व्हाट इज मैग्नेटिज्म दन? सो मैग्नेटिज्म इज लाइक प्रॉपर्टी ऑफ property of magnet by virtue of which it attracts material iron made of iron। तो अभी तो यहाँ आयरन लिख दिया गया, बाद में पता चला कि चलो जी वो निकल का भी अगर बना था तो उसको भी कर लेता था, कोबाल्ट का बना होता था तो उसको भी कर लेता था ये। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स मटेरियल मेड ऑफ आयरन निकल एंड कोबाल्ट, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म कहते थे। और इन स्टोन्स को हम लोग मैग्नेटाइट कहते थे। इन स्टोन्स का काफी एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यार ये Fe3O4 है, फेरिक ऑक्साइड था ये क्या था? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हुआ करता था। ठीक है, इसको लोड स्टोन भी कहा गया, नेम वाज लोड स्टोन। कुछ लोग इसको लीडिंग स्टोन से, यानी ये लोड लिख दिया गया, इसके दो तीन वजह है लोड स्टोन कहने के लिए। कुछ लोग कहते थे कि ये लोड इकट्ठा कर देता है, मतलब वजन पैदा कर देता है। और कुछ लोग कहते थे लीडिंग स्टोन, व्हाट, लीडिंग स्टोन। तो लीडिंग स्टोन कहने का मतलब क्या हुआ, ये रास्ता बता देता था। अब ये रास्ता कैसे बताता है ये बात की बात है, विल टॉक अबाउट इट। सो इट्स लीड से लोड बन गया। सो जो भी तरीका है, मतलब होल फैक्ट इज दैट, बहुत पुरानी बात है, समवेयर लाइक ये 600 बीसी की बात है, समथिंग लाइक दैट। और चाइना में भी ये रॉक बड़े मिलते हैं। तो ऐसा ही एक पैरेलल स्टोरी चाइना से भी निकल के आया है, वो सेफर्ड वाली कहानी से ही निकल के आया है। सो कुल मिला के बात यह है कि बहुत पुरानी बात है, ये नेचुरली हमें ऐसे स्टोन्स मिलते हैं और इन स्टोन्स को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। और ये फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको लोड स्टोन भी कहते हैं। ये ग्रीस में मैग्नीसिया जैसे डिस्ट्रिक्ट से था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ गया, समथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाट द हिस्ट्री व्हाट वी हैव इज। और कुछ लोग ये मैग्नस नाम के सेफर्ड की बात करके इसको समझाते हैं। एनीवे, सो पुरानी बात है। सो आपने जो पीछे के जो चैप्टर्स पढ़े हैं कि करंट करिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दैट फाइंडिंग इज ऑफ बायट सेवर्ट्स की फाइंडिंग, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल 1700-1800 की बात हो रही है। और यू कैन सी हियर that this knowledge of like magnet is available to us 600 BC। ठीक है। सो आप अंदाजा लगाओ कि ऑलमोस्ट 2500 साल तक हमें ये जो मैग्नेट्स मिलते थे, जो नेचुरल मैग्नेट्स मिलते थे, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसका कॉज क्या है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं था। हाँ, बट वो मैग्नेट होते हैं और उन मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोगों ने काफी इवॉल्व कर लिया था, उसको उसको काफी डेवलप कर लिया था। बट उसके पीछे के साइंटिफिक रीजनिंग हमारे को पता नहीं था। पीछे से जो चैप्टर्स हम पढ़ के आ रहे हैं, कूलम्स लॉ वाला और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, कूलम्स लॉ 1600 समथिंग की बात कह रहे हैं हम लोग, समवेयर 1716 के बीच की बात हो रही है। तो 250-300 साल पहले, आई मीन 400 साल पहले, आज से अगर हम 400 ईयर्स पहले की बात करें, तो हमारे पास कूलम्स लॉ और वो सब धीरे धीरे चीजें हमारे पास डेवलप होकर के आई। करंट और बाद में आया, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे जैसे अभी हमने पीछे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के करंट पे आया, और करंट के अंदर हमने देखा कि अरे करंट करिंग वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हमारे पास इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का, यानी कि जो फाइंडिंग हमें मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, उन सबको अब एक्सप्लेन करने की सिचुएशन में हम हैं। और इसीलिए अब ये टॉपिक हमारे सामने आता है और अब हमें इसको पढ़ना चाहिए। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो ये जो नेचुरल स्टोन्स थे, ये मैग्नेट था। तो अब इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड हम उस नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सी, मान लो कि इस तरीके का एक रॉक है, वही नेचुरल मैग्नेट है। तो जब इस शक्ल में है वो, तो उसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी रिवील नहीं होती। लेकिन अगर हमने उसको कुछ इस स्टाइल में बना दिया, बार मैग्नेट के फॉर्म में रख दिया, बार मैग्नेट के फॉर्म में रख दिया, यानी कि इसको काट छाट करके ऐसे बार मैग्नेट बना दिया, तो ये बड़ी सारी इसकी प्रॉपर्टी रिवील हो जाया करती थी। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर ये हमारे पास ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है और ये बार शेप का है, तो
natural magnet when a natural magnet was made of bar shape by proper cutting and cutting designing, we came to know about many of its properties. तो हमें इसके बड़े सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलिए, ठीक है। जब वो स्फेरिकल फॉर्म में था तो इसके बड़े सारे प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं चलते थे, जब बार शक्ल में हमने उसको लेके आया तो हमें इसके बारे में पता चल गया। ओके फाइन। सो हमें इस बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मैंने यहाँ पे आपके सामने ये देखो क्या दिखा रखा है, दिस इज ग्रीन अर्थ, दिस इज अर्थ आई हैव शोन। हमें भी मालूम है कि अर्थ का जो ये ऊपर वाला साइड है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, वी कॉल इट नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, आप सबको पता है नॉर्थ पोल कहते हैं इसको हम लोग और उसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर लेट सपोज आप किसी शहर में हो ए, यू आर एट सम सिटी, लेट सपोज दैट सिटी इज ए, आप ए शहर में हो, कोई बंदा बी शहर में है, कोई बंदा सी सिटी के अंदर है। तो अलग अलग जगह पे ए पे बी पे सी पे रहने वाले लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन का क्या मतलब बताते हैं। लेट सपोज पूरे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी गोल है ऐसे, और आप इस शहर में यहाँ रहते हैं, तो इसका मतलब इसके पीछे की पृथ्वी आपके मतलब यू आर ऑन टॉप, और ये पीछे ये ये वाला पोर्शन आपके पाँव के नीचे दबा हुआ। और यू नो दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, जो जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है यानी कि ये वाली लाइन ज्योग्राफिक नॉर्थ के डायरेक्शन में है और ये साउथ की तरफ है, तो इसको नॉर्थ कहते थे, इसको साउथ कहते थे। और इससे 90 डिग्री वाली जो लाइन होती थी उसको ईस्ट वेस्ट कहा जाता था, तो ये ईस्ट हो जाता था, ये वेस्ट हो जाया करता था। कोई यहाँ पे है बंदा तो उसके लिए नॉर्थ किधर होगा, इधर होगा, साउथ इधर होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। कोई बंदा यहाँ खड़ा है इस जगह पे है, तो फिर उसकी मतलब उसके पाँव के नीचे पूरी पृथ्वी है, तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्थ किधर होगा, इधर होगा। तो मतलब यहाँ से जो नॉर्थ पोल की तरफ लाइन जा रही है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। यानी कि पृथ्वी पे हम कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, हमारे फुट से पास करती हुई एक लाइन जो नॉर्थ पोल के पैरेलल, नॉर्थ और साउथ पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके उस आई मीन एक लाइन जो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, समथिंग लाइक दैट। तुम कहोगे ये कैसे, वो पैरेलल लाइन खींचना है ना, तो आप पैरेलल खींच लीजिए, ये आपको दिख रहा है इधर की तरफ, थोड़ा पैरेलल खींच लीजिए, समथिंग लाइक दिस। यानी आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, अगर आपको पैरेलल खींचना है तो लुक एट दिस, इसको थोड़ा पैरेलल बना दीजिए लाइक दिस। सो इफ यू समथिंग लाइक दिस, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट जगह का। यस, थोड़ा पैरेलल खींच करके, ठीक है। ये हो गया, इस जगह का नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और ठीक इससे 90 डिग्री पे क्या बन जाएगा, ईस्ट वेस्ट आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ये आप मान लो कि ये 90 डिग्री पे है। तो इस तरीके से कहीं पे भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का पता किया जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं नॉर्थ की तरफ, मतलब वो हमारा डायरेक्शन की बात हो रही है, जहां हम अपनी जगह पे खड़े होकर के पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करते हैं और ये साउथ पोल की तरफ इशारा करते हैं। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन वे, समथिंग लाइक दैट। अब हम ये देखते हैं कि जो सूरज हमारा निकलता है वो बिल्कुल ये नॉर्थ और साउथ जिसको हम कहते हैं, उसके जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो एक तरीका तो ये है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट पहुंचाने के लिए। दूसरा तरीका कि सूरज इधर से निकलता दिखाई देता है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन होगी, और 90 डिग्री वाली लाइन नॉर्थ साउथ वाली लाइन होगी। तो दिस इज हाउ डू वी से ज्योग्राफिक नॉर्थ क्या है, ज्योग्राफिक साउथ क्या है, जो इसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक ईस्ट ज्योग्राफिक वेस्ट कहेंगे इसको। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, वी विल से लाइक दैट। ठीक है जी, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक ईस्ट है, ये ज्योग्राफिक वेस्ट है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। समझ गए बच्चा लोग, ओके। तो ये हमारा अ, मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको एक बात बताई कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट हम जब कहते हैं तो क्या मतलब है, ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं तो क्या मतलब है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने लोगों ने ले ली। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा
हमें इस चैप्टर के अंदर अर्थ के हमें इस चैप्टर के अंदर अर्थ के पास अपना मैग्नेट होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। अर्थ का एक अपना मैग्नेट होता है एंड दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टडी। तो थोड़े देर बाद में वो आएगा, हम तीसरे मतलब ये पहला लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, तीसरे चौथे लेक्चर में हमारे पास अर्थ मैग्नेट एज अ टॉपिक होएगा, तो विल टॉक अबाउट इट। बट टिल देन मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ है एंड यहाँ पे ये वाली जो शहर है, इस शहर को मैं सपोज कर लो, ये जो शहर है सपोज कर लो ये कनाडा के अंदर टोरंटो जगह है, टोरंटो, ये टोरंटो है। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबॉर्न है, मेलबॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ देखा ये गया कि इस जगह पे अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है। विल टॉक दिस टॉपिक वेरी इन विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन वेरी मच डिटेल जब हम उसकी बात करेंगे। तो विल कम टू नो दैट कि अर्थ का मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है, यहाँ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और यहाँ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। ऐसे आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रख लेनी है। ये अर्थ का मैग्नेट का साउथ है और ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है। क्यों होता है ये सब, क्या होता है, ये बात की बात है। फिलहाल इतनी बात मान लो कि अर्थ के अंदर अपना एक मैग्नेट होता है, और अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो बिल्कुल जीएस वाली लाइन पे नहीं होता है, उससे कुछ डिग्री पे होता है, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा इधर, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है, और यहाँ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होता है। और इसको हम लोग मैग्नेटिक साउथ और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, और ये एंगल थीटा दिखा दिया। बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाला है। क्यों है, कैसा है, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। सो वी नो, अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई कि ओके, व्हाट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। बार मैग्नेट अगर इस लेंगे तो बड़ी सारी प्रॉपर्टी रिवील करेगा, स्फेरिकल मैग्नेट नहीं रिवील करता उसके बड़े सारे प्रॉपर्टीज को। ये बार मैग्नेट मैंने दिखा रखा है, ये बार मैग्नेट है यहाँ पे, राइट। अब हमने ये चीज आपके साथ डिस्कस कर दी, अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है। अब हम लोग जरा बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइक व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल मैग्नेट एंड बार मैग्नेट के बारे में मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात करते हैं, वो क्या चीज है। सो वी आर हियर फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट हम पढ़ेंगे। बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सो ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सी व्हाट आई हैव डन, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे की है, राइट। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। देखो ये अर्थ है। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने एक बात कही कि आप मान लीजिए शहर ए पे हैं, तो ए पे खड़े हैं आप, तो आप पूरी धरती आपके तलवे के नीचे ऐसे पड़ी होगी। यहाँ खड़े हैं तो पूरी धरती आपके तलवे के नीचे ऐसे होगी। यहाँ होंगे तो आपके नीचे पूरी धरती ऐसे होगी। तो सपोज कर लो मैं, आप धरती पे हैं, और धरती पे जहां पे भी खड़े हैं वो सपोज कर लो ये टाउन ए है, आप यहाँ सिटी ए पे खड़े हैं। तो सिटी ए पे जब खड़े होंगे तो आपकी धरती, आप सिटी ए पे जब खड़े होंगे तो आपकी पूरी धरती आपके आई मीन जो पूरी धरती है आपके नीचे होएगी। तो मैंने इस सिटी ए का सिचुएशन बना दिया। लेट सपोज आप यहाँ पे सिटी ए पे खड़े हैं, और अब सिटी ए के नीचे ये पूरी पृथ्वी ऐसे है, और इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। समझ में आ गई बात। यानी कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और अर्थ का नॉर्थ है और इधर ज्योग्राफिक साउथ है, और यहाँ सिटी ए पे आप खड़े हैं, इधर नॉर्थ है ये साउथ है। तो ये जो लाइन होगा इसको आप क्या कहेंगे, यानी कि इस जगह पे खड़े होकर के आपसे नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात, आप यहाँ कहेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और इसको आप क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक साउथ कहेंगे, करेक्ट। और आपको पता है कि अर्थ का जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है, तो इधर क्या है जी, मैग्नेटिक साउथ है, और इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी है। तो हम लोगों ने किसी मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट लिया, उसको रस्सी से बांधा और ऐसे ऊपर से लटका दिया। यहाँ देखिए, यही सेम सिचुएशन की बात मैं यहाँ भी करना चाहूंगा। लेट्स डू इट लाइक दिस, कि हमने बोला यहाँ पे कि ये हमारे लिए JNGS है, मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है। ये GN है यहाँ पे और ये GS है, ठीक है। ये हमारे लिए GN है और ये GS है यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। कोई बात नहीं, एंड ये सिटी ए है, ए के ऊपर हम यहाँ पे
दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ. नाउ द पॉइंट इज, आप शहर ए पे खड़े हैं, आप अपने ऊपर यानी कि किसी जगह से, किसी पेड़, सपोज कोई पेड़ की डाल पे आपने एक रस्सी बांधा और रस्सी बांध करके एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया. आपने फ्रीली सस्पेंड किया, ऐसे किया, मतलब आड़े तिरछे ऐसे रखा. अब थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि ये आपने ऐसे छोड़ा था उसको, लेकिन ये थोड़ी देर में उसकी शक्ल ऐसे बन जाती है. मतलब इट कम्स टू दिस सिचुएशन, थोड़ी ही देर में ये स्थिति बन जाती है उसका. थोड़ी देर मतलब इट टेक्स नो टाइम इन फैक्ट. कि आप इस फिगर को देखिए कि आपका शहर आप जहाँ पे है, इधर जीएनजीएस आपको मिल गया और इसके पीछे ये लगा हुआ है पृथ्वी इस तरीके से. और जैसे ही आप इस मैग्नेट को यानी कि इसी रस्सी से बांध करके और ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हो और आपने आड़े तिरछा रखा हुआ है, यानी कि आपने इसको नॉर्थ की तरफ नहीं रखा है, इसको साउथ की तरफ नहीं रखा, टेढ़ा कर दिया आपने. यानी कि ये जो जीएनजीएस है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में नहीं रखा आपने इसको, आपने इसको टेढ़ा कर दिया, थोड़ा डिग्री चेंज करके ऐसे और ऐसे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. कुछ इस तरीके से. तो आपने इसको इधर टेढ़ा कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको छोड़ देते हैं आप, तो वो इमीडिएटली ऐसे बन जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जब हम छोड़ देते हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं, तो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट कि इस बार मैग्नेट का एक किनारा और दूसरा किनारा, जो एक किनारा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और दूसरा किनारा ज्योग्राफिक साउथ की तरफ चला जाता है. दैट ऑलवेज हैपेंस. एंड एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होता है, ये इसका जो डायरेक्शन होता है, बिल्कुल ये एम एन वाली जो लाइन है ना, ये जो थीटा डिग्री दिखाई दे रहा है, वो इस तरीके से थोड़ा टिल्ट होता है. तो अर्थ के मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत बाद में आई है. ठीक है, मैग्नेट था, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते थे, बट अर्थ मैग्नेट के बारे में हमें ये भी इंफॉर्मेशन बहुत पहले की बात नहीं है. ये भी जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह पढ़ा है, उसी 1700-1800 के दरमियान की बात है. तो पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत बाद की बात है. यस. सो नाउ द पॉइंट, ये हम लोग ये एक तरीके से मैजिक की तरीके से ट्रीट किया करते हैं कि देखो ये फ्रीली सस्पेंड किया, बार बार ये इधर इधर करता था. इसको दिशा का ज्ञान जिसको था, उसको पता चलता था कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहा है. आप इससे रिलेटेड बड़े सारे हिस्टोरिक वॉर के बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इस मैग्नेट का इस्तेमाल करके लोगों ने बड़े सारे, आई मीन, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से या दूसरे एनिमीज के रिस्पेक्ट में जिनको मैग्नेट का इंफॉर्मेशन मालूम था, उन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल करके अपने एनिमीज को हराने में भी इस्तेमाल किया हुआ है. एंड आज भी हमारे जो मिलिट्री ट्रूप्स होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास के सहारे ही ग्लाइड करते हैं, एक से दूसरी तरफ निकलते हैं, दैनिक के डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं. सो हियर द पॉइंट इज दैट कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए फ्री करके, तो उस केस में वो ऑलवेज उसका एक किनारा नॉर्थ की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ होता है. अगर हम उसको हो गया उसको उल्टा कर दे 180 डिग्री, तो फिर भी छोड़ दे, फिर भी वो उसी तरीके से आ जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट का ये किनारा जो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ, इसमें काम करते हैं, इसको टिक कर देते हैं. लेट्स सपोज हमने टिक दिया, इसको क्रॉस कर दिया, और अभी हमने इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ से उधर कर दिया था, ज्योग्राफिक साउथ से इधर कर दिया था, छोड़ दिया तो पता चला टिक इधर की तरफ आ गया और क्रॉस जो है वो इधर की तरफ आ गया. अगर हम इसको 180 डिग्री टर्न करके क्रॉस यहाँ ला देते हैं, टिक यहाँ ला देते हैं, छोड़ते हैं, फिर से टिक यहाँ आ जाता है, क्रॉस यहाँ जाता है. इसका मतलब कि ये टिक किधर है, नॉर्थ की तरफ, ये क्रॉस किधर है, साउथ की तरफ. तो एक तरीके से हम इसको नामकरण कर देते हैं कि देखो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये एंड नॉर्थ की तरफ जाता है और ये एंड साउथ की तरफ जाता है. तो जैसे ये बात रखी जाएगी तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, नॉर्थ नॉर्थ को तो रिपेल करता है. तो उससे बचने के लिए ये बात कही है कि देखो, अर्थ के मैग्नेट, अर्थ के पास भी मैग्नेट होता है, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है. तो ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ इस बार मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ खींच के रखता है, और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ इस बार मैग्नेट के साउथ को अपनी तरफ खींच के रखता है. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे को ये इस तरीके से हेल्प करता है. तो जिसको हमने टिक कहा या क्रॉस कहा, थोड़ी देर बाद अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये टिक वाला जो साइड है ऑलवेज नॉर्थ की तरफ जाता है, तो इसका नाम नॉर्थ पोल रख देते हैं और इसका साउथ पोल रख देते हैं. तो व्हाट वी कम टू नो हियर, a freely suspended magnet, a freely suspended magnet, a freely suspended magnet always
gets aligned gets aligned gets aligned along GNGS, geographic north and geographic south के डायरेक्शन में. तो geographic north और geographic south के डायरेक्शन of freely suspended magnet always gets aligned along GNGS, geographic north geographic south के डायरेक्शन में अलाइन होता है. So the end the end the end which is it's six north direction known as north pole, इसको हम लोग नॉर्थ पोल known as, ठीक है, the end with six north direction known as north pole and other one as south pole. तो हमने इसको नॉर्थ पोल कह दिया, भैया ये नॉर्थ पोल हो गया हमारे लिए और ये साउथ पोल हो गया. इस तरीके से इसका नामकरण कर. अब आपके दिमाग में ये सवाल आया कि ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नॉर्थ क्यों जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा. तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है और अर्थ का मैग्नेट का साउथ ही इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचता है और अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है वो इस मैग्नेट के साउथ को अपनी तरफ खींच के रखता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सीख ली कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always gets aligned along geographic north and geographic south, and these terms are called north seeking pole. इसको नॉर्थ सीकिंग पोल भी कह सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ढूंढता है ये, इसको साउथ सीकिंग पोल कह सकते हैं, या इसको नॉर्थ पोल और या इसको साउथ पोल कहेंगे. तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज डन. अब आगे बात करते हैं हम लोग. क्या मैंने यहाँ पे जरा देखिए यहाँ क्या रखा है. आई हैव टेकन आयरन फाइलिंग्स. व्हाट इज दिस? दिस इज आयरन फाइलिंग. आयरन फाइलिंग, ठीक है जी. सो मतलब सिर्फ ये बात कही जा रही है कि जैसे आपने लकड़ी को काटा होगा तो देखा होगा लकड़ी के छोटे छोटे बुरादा गिर जाते हैं. दैट इज कॉल्ड वुड फाइलिंग्स या वुड फिलिंग्स कहते हैं उसको. उसी तरीके से ये आयरन फाइलिंग समझ लो. अब इस आयरन फाइलिंग में अगर हम किसी मैग्नेट को ले जाके रख देते हैं, बार मैग्नेट को रख देते हैं. नाउ व्हाट इज बार मैग्नेट? वो जो रॉक था उस रॉक को काट से छाट करके जो कि मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट था, उसको हमने बार मैग्नेट का शक्ल दिया. अब उस तरीके के बार मैग्नेट को इस आयरन फाइलिंग में ले जाके जब रखा जाता है, राइट, आयरन फाइलिंग के बीच में ले जाकर रखा जाता है, तो ये आयरन फाइलिंग्स ऐसे तितर बितर नहीं हो जाते, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं. दे गेट्स अट्रैक्टेड लाइक दिस. ये रैंडमनेस खत्म हो जाता है. सो जो ये चेंज आपको दिख रहा है, ये चेंज क्यों दिख रहा है? दिस इज बिकॉज व्हाट यू सी कि आपने इस बीच में मैग्नेट रखा तो ये कहानी हो गई. अब आपको ये पता चल गया है कि ये हमने इसको नॉर्थ पोल कहा है, इसको साउथ पोल कहा है और ये इस तरीके से जमा हो जाता है. ये शक्ल देख करके किसी को भी ये लग जाएगा कि ओके, यानी कि ये अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, ये एबिलिटी रखता है अट्रैक्ट करने की. और सबसे ज्यादा ये जो इकट्ठा जो दिखाई दे रहा है, ये फाइलिंग्स जो इकट्ठा दे रखा है, दिस दिस इज वेरी मच एट, यहाँ किनारे पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा. और जैसे जैसे ये दूर जाओगे ना तो ये थोड़ा क्या होता जाएगा, एक दूसरे से फार होता जाएगा. मतलब इफ इल कम लाइक दिस तो ये थोड़ा और फार ऐसे होता जाएगा. सो द आइडिया इज दैट कि पोल पे हमें जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे ज्यादा हमारे पास पावर ऑफ अट्रैक्शन है, और इस बार मैग्नेट के बीच में सेंटर की तरफ जाओ तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो व्हाट वी कम टू नो दैट, ये दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए. ये दूसरी प्रॉपर्टी हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं कि बार मैग्नेट हैज बार मैग्नेट हैज strong magnetizing magnetizing character strong magnetizing character character at at its ends. Bar magnet has strong magnetizing character at its ends, and in between and it is very less. It is very less. कुछ होता ही नहीं है, समझ लो. almost almost negligible. almost almost negligible है. तो इसका मतलब कि जो ये हमन में यहाँ पे आपको
ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने इसको कहा। तो कैन वी से दैट कि पोल्स पे मैग्नेटाइजिंग पावर ज्यादा होता है, और पोल्स के इन बिटवीन अगर चले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एट पोल्स मैग्नेटाइजिंग एट पोल्स मैग्नेटाइजिंग पावर इज मैक्सिमम, पावर इज। तो इस कंडीशन से आपको एक ये प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है। फाइन। जब आप ये पता चल गया कि यहाँ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो किसी ने ये सोचा पहले कि कैन वी डू वन थिंग, कि इस मैग्नेट को कुछ काट दिया जाए इस तरीके से कि क्या नॉर्थ और साउथ को अलग कर सकते हैं। तो किसी ने ये मैग्नेट लिया, यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है, उसको काटना स्टार्ट किया। उसको क्या किया, काटना स्टार्ट किया। तो जब इसको काटना स्टार्ट किया, सपोज ऐसे ऐसे काटा, समथिंग लाइक दिस इन दिस, तो फिर इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया, और ऐसी वाली, यानी कि वन स्टेप और टू एक्सपेरिमेंट दोनों एक्टिविटी करके देखो। यानी कि इसको आप काट दिए, तो फिर उस केस में ये जो वन और टू जो आपने पढ़ा है, यानी कि टू ये और वन जो आपने ये पढ़ा यहाँ पे, ये दोनों प्रॉपर्टी इसके साथ साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसका मतलब कि अगर एक मैग्नेट को आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो, तो भाई रे अब यहाँ पे नॉर्थ, इस जगह पे नॉर्थ, अगर यहाँ नॉर्थ था, इट वाज हियर नॉर्थ एंड यहाँ साउथ था, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ यहाँ साउथ हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, नॉर्थ ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे काटे तो इस तरीके से होगा, और अगर आपने ऐसे काट दिया कुछ इस तरीके से, तो भाई ठीक है, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया और यहाँ साउथ हो गया, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे काट दो या ऐसे काट दो, इसके पोल्स ऑलवेज रहेंगे, इसके दो पोल्स ऑलवेज रहेंगे, एंड ये बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। सो व्हाट वी कम टू नो फ्रॉम दिस स्टेप दैट ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं उसको काट करके उन दोनों पोल्स को सेपरेट किया जा सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को, तो व्हाट वी कम टू नो दैट poles of a magnet poles of a magnet 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 can never be separated, can never be separated. Poles of a magnet can never be separated. This means this means monopole monopole यानी सिंगल पोल, monopole magnet does not exist. मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात आपको ये समझ में आया कि एक बार मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा भाई, इट विल बी टेकन एज अ टू पोल्स, लाइक यहाँ देखा नहीं, क्योंकि यहाँ इसके दो पोल्स का अंदाजा यहाँ लग गया कि भाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किनारे पे हो रहा है तो इसको पोल कहेंगे। सो अ बार मैग्नेट ठीक है, ये प्रॉपर्टीज 3 आपने पढ़ ली। अ बार मैग्नेट बिहेव्स ऑलवेज ऑलवेज एज magnetic dipole. Why we call it magnetic dipole? Because it has two poles. ठीक है, तो अभी इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरीके से बात करें कि बार मैग्नेट behaves as behaves always as a magnetic dipole, monopole magnet does not exist. अब हम चौथे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, अब आपको नॉर्थ साउथ मिल गया, आपने देखा कि छोटे छोटे पीसेस कर दिए तब भी ऐसा हो गया। अब मान लीजिए कि इस वाले मैग्नेट को और इस वाले मैग्नेट को आप दो अलग अलग जब बांध दो, सपोज कर लो कि ये आपने बोला हेलो, इसका नॉर्थ यहाँ था, आपने थोड़ा सेपरेट कर दिया, नॉर्थ यहाँ था साउथ यहाँ था, फिर आपने बोला इसका नॉर्थ यहाँ था और साउथ यहाँ था, यानी कि आपने इसको साइड करके रखा था, ये देख रहे रस्सी टेढ़ी होके इधर की तरफ आई, आपने थोड़ा दूर दूर रखा था। तो व्हाट डू यू फाइंड इज दैट जैसे आप इसको कट करोगे ना, छोड़ोगे, तो ये फिर से इमीडिएटली चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो व्हाट वी फाइंड दैट कि अगर आपने काट करके एक ऐसे बना दिया एक ऐसे बना दिया, ये ग्रीन और येलो दिखाने का मतलब दो अलग अलग मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने इनको ऐसे रख दिया, या अब इसको उल्टा तरीके से रख दो, सपोज कर लो आप बोलो कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, सपोज उल्टा करके रख देते हो किसी तरीके से। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सर उल्टा करके कैसे रखेंगे, ये तो फट से उसी तरीके से चेंज हो जाएगा अपने डायरेक्शन में। हाँ दैट्स ट्रू, बट अगर आपने जबरदस्ती ऐसे करके रखा, यानी कि उसको घूमने नहीं देते हो, टर्न करने नहीं देते हो, so when you keep like this, तो you'll find this कि ये
नॉर्थ और नॉर्थ जब पास पास हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी इस केस में इसके ऊपर नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। इस पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ। और अगर हम यहाँ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस केस, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज हाउ दे आर बीइंग अट्रैक्टेड, यानी कि ये इधर पुल हुए जा रहा है, ये इधर पुल पुल हुए जा रहा है। सो व्हाट वी कम टू नो दैट कि अगर दो अलग अलग मैग्नेट को लिया जाए और उनके अनलाइक पोल्स हों पास, तो अनलाइक पोल्स के पास होने से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर लाइक पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो वी कम टू नो दैट अनलाइक पोल्स अनलाइक पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट। अब यहाँ पे डिफरेंट मैग्नेट वाली बात क्यों कही? क्योंकि एक ही मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करके और बिल्कुल चिपक के बिल्कुल पास आ जाए? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई दिस डज नॉट हैपन, विल टॉक इट लेटर ऑन। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आज हम लोग बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं। कॉज ऑफ बार मैग्नेट के पीछे का जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टुडे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अनलाइक पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर अट्रैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So unlike poles of different magnet attract each other, and like poles repel each other, repel each other. But ये किसके लिए? अलग अलग, like poles of different magnet, like poles of different magnet. ठीक है जी, डिफरेंट मैग्नेट रिपेल इच अदर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। तो जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ये कैसा होता है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, एंड वी विल राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे अभी ये लिख रहा हूँ m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो ये क्या है, ये m1 और m2 क्या है, इसके बारे में थोड़ा देर बात करेंगे, बट ये फॉर्मूला लिख दिया कि दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज। ठीक है जी। सो हमने एक बार मैग्नेट से अपनी बात स्टार्ट की थी। बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी, वो जीएनजीएस की तरफ अलाइन करता है, कैसे भी टिल्ट कर दो फिर से वहीं आ जाता है। पोल्स पे यानी कि किनारे पे ये मैग्नेटाइजिंग पावर ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग पोल्स कहना पसंद करेंगे। एंड्स ना कह के उसको पोल्स कहना चाहेंगे। पोल्स पे पावर ज्यादा होता है और अंदर कम हो जाता है। मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप अगर एक मैग्नेट डिसाइड कर लेते हैं उसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, फिर दूसरा लेके आते हैं उसका नॉर्थ नॉर्थ साउथ पता हो गया, और फिर दो अलग अलग मैग्नेट के नॉर्थ पास लेके आइए या दो अलग अलग मैग्नेट का साउथ पास लेके आइए, रिपील करेंगे। और अगर दो अलग अलग मैग्नेट के अनलाइक पोल्स लेके आइएगा तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। उनके बीच में कुछ फोर्सेस होते हैं, वो फोर्स कैसे ये आया इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे। सो अब आगे चलते हैं भाई। नाउ हियर विल से समथिंग अबाउट दिस। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने के बाद कि दिस इज दिस इज पॉइंट नंबर 4, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 5। व्हाट? कि जो ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो किनारे पे ना होकर के, आप देख रहे हैं थोड़ा अंदर दिखा रहा हूँ मैं बार बार यहाँ पे, यू सी थोड़ा अंदर दिखा रहा हूँ, यानी कि नॉर्थ साउथ भी जो लिखा जा रहा है थोड़ा अंदर लिखा जा रहा है। सो वी कम टू नो दैट कि जो पोल्स होते हैं दैट इज नॉट एट एंड्स बट लिटिल इनसाइड। सो पोल्स ऑफ मैग्नेट पोल्स ऑफ poles of magnet are not are not at ends, are not exactly are not exactly at ends, but little inside होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ थोड़ा अंदर की तरफ होएगा। ये प्रॉपर्टी आपने सीख ली है। दूसरी बात आप ये समझिएगा कि अर्थ आई मीन मैग्नेट के केस में, अब ये जो दिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो लेंथ कहलाएगा, दिस लेंथ, यानी कि किनारे से किनारे के बीच का, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो लेंथ देख रहे हैं आप, दिस लेंथ और दिस लेंथ। सो आई एम सेइंग किनारे टू किनारे का जो लेंथ है,
और एक दूसरी लेंथ आपके सामने ले रहा हूं मैं, ये देखिए क्या ले रहा हूं मैं, लुक एट दिस, ये वाला लेंथ अगर लूं, यहां से इसके बीच का ये लेंथ लूं, सो ये दोनों लेंथ अलग अलग होते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ, दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ, इसको कहते हैं हम लोग, जियोमेट्रिक लेंथ कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। सो ये ज्योमेट्रिक लेंथ है और ये मैग्नेटिक लेंथ है। तो जो ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी मस्ट नो दैट कि मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, लेंथ दैट इज सेपरेशन बिटवीन पोल्स, सेपरेशन बिटवीन पोल्स, पोल्स के बीच की बात है। और ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब ज्योमेट्रिकली वो कितना लेंथ के बराबर है। सो मैग्नेटिक लेंथ की जो वैल्यू होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटी होती है, इधर ओके ना, ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटी होती है। और अगर आप एल मैग्नेटिक अपॉन एल ज्योमेट्रिक करेंगे तो ये रेशियो 6/7 और 7/8 के बराबर आता है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करोगे तो ये 6 बाई मैग्नेटिक, और ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करोगे 6/7 या 7/8 होता है। 6/7 की वैल्यू और 7/8 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी, डेसिमल के 2 डिजिट तक, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रिटन लाइक दिस। सो एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होता है। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, व्हाइल वी विल बी सॉल्विंग, ये बात लिख नहीं रहा हूँ, बट व्हाइल वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो हमें वहां पे ज्योमेट्रिक लेंथ को ही मैग्नेटिक लेंथ ले लेते हैं। सो आई वॉन्ट टू राइट लाइक दिस, कहीं आप गलती ना कर दें। सो इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग, इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ को हम लोग बराबर लेके चलते हैं। इफ नॉट मेंशन्ड, इफ नॉट मेंशन्ड, अलग मेंशन नहीं कर रखा है तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। इज दैट ओके नाउ? ओके। नाउ दूसरी बात ये समझने की है कि अब हमने आपको यहाँ पे कहा कि जो ये मैग्नेट है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और राइट इसको पोल्स कहते हैं। तो मैग्नेट के जो दोनों पोल्स हैं, पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट, इनका भी एक स्ट्रेंथ होता है। पोल्स ऑफ द मैग्नेट का एक स्ट्रेंथ होता है, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ध्यान से समझना है। सो पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ, पोल्स ऑफ मैग्नेट यानी कि बार मैग्नेट की बात हो रही है, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आर ऑफ, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, एक ही मैग्नेट की बात है, पोल्स ऑफ बार मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ, बट बट ऑफ, बट ऑफ अपोजिट, अपोजिट नेचर, इनका नेचर डिफरेंट होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जो ये बात कही जा रही है बहुत ध्यान से गहराई से समझना है कि नॉर्थ पोल, राइट, नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल, पोल इज ट्रीटेड एज, इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव मोनोपोल, पॉजिटिव मोनोपोल। आपको पता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रीटेड एज पॉजिटिव मोनोपोल, एंड साउथ पोल, साउथ पोल ट्रीटेड एज नेगेटिव मोनोपोल। इनको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, राइट। एम, छोटा एम जो लिया गया। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग पीछे जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो स्मॉल एम क्या लिखते थे हम लोग, राइट, मैं कहीं पे मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर देते थे। कैपिटल एम लेते थे हम लोग कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यस। पोल स्ट्रेंथ को कुछ लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एम से मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। स्मॉल एम इज यूज समवेयर, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा है वहां पे स्मॉल एम को या कैपिटल एम को, दोनों को मैग्नेटिक मोमेंट की तरीके से इस्तेमाल किया गया, चाहे वो
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरीके से यूज किया गया हो या मैग्नेटिक मोमेंट की तरीके से यूज किया गया। आपको पता है कि करंट कैरिंग लूप जो जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से भी ट्रीट करते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे जो बात हो रही है ये थोड़ा गौर करने की बात है कि जो पोल स्ट्रेंथ है उसको कुछ किताबों में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ गया आपने मेरी बात? यस। तो दिस एम, दिस इज टेकन एज पोल स्ट्रेंथ। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? पोल स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ा बहुत आप कंफ्यूजन हो सकता है, बट अब आपको मैंने बता दिया तो आपको रखना नहीं है। दिस एम इज what is being said, this is pole strength, pole strength, right? This is known as pole strength, this is equivalent to मैग्नेटिक चार्ज। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ट्रिपल लाइन डाला है, इसको मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से बिहेव करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक चार्ज, चार्ज नहीं होता ये, मैग्नेटिक चार्ज नहीं है, बट वी ट्रीट एज अ मैग्नेटिक चार्ज, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसके एनालॉगी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल को हम लोग मैग्नेटिक चार्ज की तरह, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज ट्रीटेड एज मैग्नेटिक चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारी बात आप पढ़ लिए, 6 7 5 6 7 8 9 पढ़ लिए। अब इधर की बात करते हैं कि भाई व्हाट आई एम सेइंग, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को अब हम एम पॉजिटिव से लिख सकते हैं ऐसे, और साउथ पोल को हम लोग, साउथ पोल को हम लोग एम नेगेटिव की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट। तो एम पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बट दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा। ओके, जैसे ही आप ये बात समझते हैं तो बार मैग्नेट जिसके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जिसके पास एम पॉजिटिव एम नेगेटिव है और उसके बीच में सेपरेशन है, तो बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। सो a bar a bar magnet, a bar magnet is treated as magnetic dipole, is treated as magnetic dipole। और अगर आपने इसको मैग्नेटिक डाइपोल कह दिया, बार मैग्नेट इज ट्रीटेड एज मैग्नेटिक डाइपोल, तो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए। इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज एम वेक्टर, एम वेक्टर, एंड दैट इज, इसका मॉड की अगर बात करें तो हम एम इंटू टूएल लिखेंगे, एम इंटू टूएल, एम इंटू टूएल, वेयर व्हाट इज टूएल, ये होना चाहिए, एल मैग्नेटिक होना चाहिए, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग ये एल ज्योमेट्रिक यूज करके सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इज, इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस, एंड इट इज इट इज डायरेक्टेड it is directed from south pole to साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अभी तक आपने नोटिस किया कि मैं मैग्नेट का नॉर्थ इधर साउथ इधर दिखा रहा था। अब क्या करूंगा, अब आगे जब भी दिखाऊंगा, लुक एट दिस हियर। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, इफ आई हैव टेकन एज अ बार मैग्नेट, तो मैं इसके साउथ पोल को यहाँ पे और नॉर्थ पोल को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और सिर्फ एक ही लॉजिक है यहाँ पे ऐसा करने का, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका लेफ्ट टू राइट हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिखाना है। तो भाई लेफ्ट टू राइट दिखाने के लिए साउथ को डेफिनेटली कहाँ रखना पड़ेगा, आपको यहाँ रखना पड़ेगा, नॉर्थ को यहाँ रखोगे तभी जाके आप ऐसे दिखा पाओगे ना। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग एक्सिस ऑफ, आई मीन अलोंग द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, अलोंग अलोंग द लेंथ ऑफ अलोंग द लेंथ ऑफ अलोंग द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो ये इसके, जैसे आप ये बात कर देते हैं तो इसका ये एम हो गया, पोल स्ट्रेंथ हो गया, और ये 2 लेंथ हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट सेम चीज है, यस। तो इसका यूनिट आपको पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है जी, मीटर है। सो पोल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया ना आपके लिए, क्या,
m/2l, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर आ गया। तो अब ये सॉल्व करें तो ये क्या आ गया, एम्पियर मीटर हो गया। एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ का क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ की बात करोगे तो क्या होगा जी, m0 l/t0 और एम्पियर, दिस इज पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन हो गया। इतनी बात समझ गए आप, ओके। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये सच बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, करेक्ट। तो आपने जैसे एक मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट किया, आपने माना कि उसको हम मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से, पोल स्ट्रेंथ को चार्ज की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे KQ/R², तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? आंसर इज यस। सिंस पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से ट्रीट करता है, तो अगर हमें, अब जो आपको ये बात बताई जा रही बहुत ध्यान से समझने की है कि लेट सपोज मैं आपके सामने एक छोटा सा ये बनाया, तो बोले हेलो ये एक मोनोपोल मैग्नेट है और ये एक मोनोपोल मैग्नेट है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। बट एक बात बताई जा रही है, एक रेलेवेंस सिखाने की कोशिश हो रही है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये साउथ पोल है, तो अगर किसी ने बोला इसके वजह से अगर आपको किसी ने, आई मीन टू से इसके वजह से अगर आपको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देन हाउ दैट विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉट, m/r², और ये सेपरेशन आ रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r²। बट अब इस r², यहाँ का फील्ड क्या होगा, ये r सेपरेशन है, यहाँ से ये सेपरेशन है। तो थोड़ा एक काम करते हैं हम लोग इस जगह पे, विल डू लिटिल दिस, मैंने ये एरो दोनों का छुपाया है, एंड नाउ आई से दैट आई टेक दिस पॉइंट एज अ p, दिस पॉइंट एज अ p, इसको हमने p की तरीके से ट्रीट किया और ये पॉइंट p हो गया। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो नाउ आई एम सेइंग दैट अगर यहाँ फील्ड की बात करोगे तो ये डायरेक्शन फील्ड का होगा, और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन की बात करोगे तो ये डायरेक्शन फील्ड का होगा। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट O है, ये P है, तो ये OP कैप हो गया, और अगर ये P है और ये O है तो ये PO कैप हो गया। सो दैट इज द सेम थिंग, लाइक पॉजिटिव चार्ज से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता था, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता था, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। मोनोपोल मैग्नेट होता नहीं है, तो नहीं होता है तो फिर ये बताया कैसे गया, मीन्स ये एक एनालॉगी डेवलप किया गया कि भाई अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिल रही हैं, सिमिलर पैटर्न है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो भाई ऐसा मान लेने में क्या दिक्कत है, वो अलग बात है कि दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का किसी बार मैग्नेट में दोनों साथ साथ होंगे, तो कहीं भी फील्ड निकालना होगा तो दोनों की वजह से इकट्ठे निकाल लेंगे, बट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको मानने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट करता है ऐसी कोई बात कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑल्दो मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल्दो ऑल्दो मोनोपोल मोनोपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, जरा गौर करिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे। सो वी डन दिस पोर्शन, बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट अभी पढ़ ही रहे हैं, बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट की ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से ट्रीट किया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मान लिया, राइट। अब हमें उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल और उसके पे फील्ड निकालना है, बट व्हाट आई मीन टू से इज गाइस कि आप जब ये बात समझ गए कि भाई नॉर्थ पोल को एम पॉजिटिव, साउथ पोल को एम नेगेटिव की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और किसी नॉर्थ पोल की वजह से कहीं पे फील्ड ऐसे निकालना चाहिए, साउथ पोल की वजह से ऐसे निकालना चाहिए,
तो जो ये रिजल्ट पड़ा, इसी तरीके से मान लो कि एक मैग्नेट है, ये एक दूसरा मैग्नेट है, तो इसका एक एम पॉजिटिव होगा, इसका एम नेगेटिव होगा, इसका भी एम पॉजिटिव एम नेगेटिव होगा, बट इसके एम पॉजिटिव की वैल्यू को हमने सपोज कर लो M2 कह दिया, और इसके एम नेगेटिव की वैल्यू को हमने M2 कह दिया। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यस, सो दैट्स व्हाट, जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ देते के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 की जगह M1 M2 आ गया, आर स्क्वायर होगा, और नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख दीजिए आप, 1/म्यू नॉट, तो 1/म्यू नॉट रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा म्यू नॉट, तो समथिंग लाइक दैट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो दिस इज हाउ दिस रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड। तो ये बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया, क्या सोच के लिखा गया, ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। सो नाउ दिस मच वी नो। अब क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट की वजह से, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल है, उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। So that is what we are going to talk about it. So now here, magnetic field, this is point number 12 and this is point number 13 की तरीके से ट्रीट कर लेते हैं हम लोग। So magnetic field at an axial point, at an axial point due to bar magnet, due to bar magnet। तो क्या चीज है भाई, so it is like a, you know, this is m positive। अच्छा, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ, अब डिपेंड करता है साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप इधर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ आप क्या लेंगे भाई, उस केस में आप यहाँ क्या मानेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ। यहाँ एम नेगेटिव लिया जाएगा और यहाँ एम पॉजिटिव लिया जाएगा। सो लेफ्ट टू राइट की लालच है दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया। सो दिस मीन्स ये हमारे लिए एम नेगेटिव है और वो एम पॉजिटिव है। तो अब ये एम नेगेटिव और ये एम पॉजिटिव पहली बार ऐसे कर रहे हैं तो दिखा दिए, बट दैट्स व्हाट द पॉइंट। तो यहाँ पे फील्ड अगर आप निकालोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे इस नॉर्थ की वजह से, तो फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ, साउथ की वजह से फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ। ये तो दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ की वजह से होगा, तो चूंकि नॉर्थ पोल से ये सेपरेशन क्या होगा, थोड़ा कम है, तो यहाँ वाला फील्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और साउथ की वजह से अगर आप फील्ड निकालोगे यहाँ पे, तो वो फील्ड थोड़ी कम होएगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये फील्ड थोड़ा कम हो गया। तो अब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब कुछ लिख लिख के समझाया हुआ है मैंने। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से ये डिफरेंट डिस्टेंस को आप आर ले लीजिए, और ये डिस्टेंस आप, ये जो सेपरेशन है इसको आप 2l ले लीजिए, दिस इज 2l। सो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, अगर ये r है और ये l माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा r माइनस एल, और ये क्या होगा, r प्लस एल हो जाएगा, ये r माइनस एल हो जाएगा, ये r प्लस एल हो जाएगा, यहाँ से r हो गया। तो अब आपको अगर ये फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे भाई, दिस b is equal to, so you can name this as a b1, you can name as a b2, और अब लिख दीजिए कि भाई b1 प्लस b2 वेक्टर ऐसे लिख दीजिए, और अगले स्टेप में b का मॉड निकालिए, तो आपको पता है कि b1 माइनस b2 करना है आपको। और b1 को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई वॉट, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाट यू कैन डू। आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, सो म्यू नॉट m, यहाँ 4 पाई ऐसे, और ये आपने बाहर निकाल लिए। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस, और नीचे क्या हो जाएगा जी, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये क्या बना, म्यू नॉट एम आ गया, और ये सॉल्व करने पे हमें पता है कि 4r l आता है इस तरीके से, और नीचे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज म्यू नॉट, दिस इज एम, एंड दिस इज 2l लिख देते हैं, और यहाँ पे 2r कर देते हैं, m इंटू 2l इंटू 2r कर देते हैं। नीचे क्या हो गया, 4 पाई लिख दिया, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया, और इसका स्क्वायर कर दिया। यस, तो ये आया कितने के बराबर, दिस b का मॉड इज इक्वल टू, सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास म्यू नॉट आ गया, एंड ये 2 आ गया, और यह m आ गया, और ये क्या हो गया, r हो गया, नीचे क्या हो गया जी, 4 पाई
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से भी इसको बी वेक्टर बना दीजिए। ये देखो जी बी वेक्टर आ गया यहाँ पे, ये बी वेक्टर आ गया। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो बी वेक्टर क्या हो गया जी उस केस में, तो दिस विल बी म्यू नॉट एंड दिस विल बी 2m, और यहाँ पे 4 पाई है, ये आर का पावर 4 होगा, इससे कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर का पावर क्यूब हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे आपको, तो पी लिख देंगे, ये पॉइंट पी है। और या इसकी क्या जरूरत है, आप यहाँ एम वेक्टर लिख दीजिए। सो यानी कि एक्सियल पॉइंट पे आप ऐसे रिजल्ट लिख सकते हैं। इज दैट ओके ना? यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज 2kp, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू हम लोग लिखते थे एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से। तो अ सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट वी हैव गॉट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और अब अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा जी, सो दिस इज म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यू। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये रिजल्ट है आप इसको याद रखिए, राइट। इस रिजल्ट को आप याद रखिए कि भाई दिस इज व्हाट इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज हाउ डू वी राइट। अब कहीं पे पोल स्ट्रेंथ के लिए कोई दूसरा साइन यूज कर लिया गया हो, राइट, और स्मॉल एम यूज कर लिया जाए किसके लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, तो आपको बहुत सिंसियर होकर के चीजों को देखना समझना पड़ेगा फिर। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, बट द ट्रेंड विल रिमेन सेम। हमने क्या किया, छोटा एम इस चैप्टर में किसको मान लिया, पोल स्ट्रेंथ को मान लिया, बड़ा एम किसको मान लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मान लिया। इस इस चैप्टर के अंदर एक क्लास में लेक्चर आएगा जहाँ पे हम लोग वहाँ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमें वेरिएबल्स को लेकर के बड़ी क्राइसिस आएगी, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल हम ऐसे लेके चलेंगे। इज दैट ओके नाउ? सो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब अगला पॉइंट मैं आपके लिए लेके रखूंगा यहाँ पे, दैट इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, यस। सो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से निकालना है। तो ये डिस्टेंस आपने यहाँ से क्या मान लिया, दिस यू टेक इट एज आर, ये सेंटर से ये डिस्टेंस आर हो गया। और यू कैन चूज इट लाइक दिस कि भाई ये आपके लिए 2l है, ये यहाँ से यहाँ 2l है, दिस इज योर 2l। ठीक है, 12 हो गया। अब ये 90 डिग्री है ही, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपका एक चार्ज पड़ा हुआ है, कौन सा, साउथ वाला। आपने ये बोला कि ये साउथ पोल है, और ये आपने बोला कि नॉर्थ पोल है। दैट्स हाउ द पॉइंट इज। सो नाउ यू कैन राइट कि ओके दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ये आप ऐसे लिख रखे हैं। तो साउथ पोल की वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो आपका ये डायरेक्शन इधर होगा और आपका ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो अब नेट फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ आएगा। दोनों का ये डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है जी, आपने इसको B1 कह दिया, इसको आपने B2 कह दिया। दैट्स व्हाट यू कैन डू इट नाउ। तो अब अगर आप यहाँ निकालने जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मतलब सिर्फ मुझे ये करके दिखाना है। आप चूंकि लिखने का तरीका तो आपको सिखा चुका हूँ, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। सो अगर आप B का मॉड की बात करेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, फिर ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, यस ये भी थीटा होगा। सो यू कैन राइट दिस B का मॉड इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा B2 sin थीटा, यानी कि यहाँ पे आपने देखा ना कि B1 का मॉड इज इक्वल टू B2 का मॉड है, एंड वो है कितने के बराबर, सो म्यू नॉट इंटू दिस m अपॉन दिस 4 पाई, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दैट्स हाउ इट इज। B1 और B2 का मॉड इतने के बराबर है। तो B जो नेट निकलेगा वो मॉड कितना होगा, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटू दिस म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर दिया। और सिंस ये कह दिया कि जो
बी का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वाई, क्योंकि b1 sin थीटा इज इक्वल एंड अपोजिट टू b2 sin थीटा। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, आप इसको एक गोला बना करके साइड करके रख दीजिए, हो गया जी, बात खत्म हो गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ये लिख दिया, तो अभी आपके पास क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एंड दिस इज m एंड दिस इज 4 पाई एंड r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू लिखनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा l, एंड हाइपोटेनस लिखने जाओगे तो आपका यहाँ पे एक रूट आएगा, तो यहाँ पावर क्या कर दो, 3/2 कर दो। यस, cos थीटा में यहाँ l लिखोगे, यहाँ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2 करोगे, तो ये इसके साथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिजल्ट। ये आपके पास b का मॉड आ गया। तो अगले स्टेप में ये क्या बन गया जी भाई, नाउ म्यू नॉट कर दिया, और दिस इज m इंटू इसको 12 बना दिया, और नीचे क्या लिख दिया, 4 पाई लिख दिया, और ये लिख दिया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। सो नाउ दिस this m into 12 can be written as mu naught m upon 4 pi r square plus l square पावर 3/, ये रिजल्ट लिख दिया आपने। ये b का मॉड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का मॉड आ गया कुछ इस तरीके से। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि इसका डायरेक्शन जो होगा, ये डायरेक्शन इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। यस, तो ये ठीक इसके उल्टा हो गया, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट माइनस एम वेक्टर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2 लिख दीजिए। एंड इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, यानी कि आर इस एल से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको हटाएंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी आर बहुत बड़ा हो जाएगा इस एल से, तो ये बी का मॉड क्या आ जाएगा जी आपके पास, म्यू नॉट एम माइनस एम एंड अपॉन 4 पाई आर का पावर क्यूब लिख दीजिए। तो दैट्स हाउ द पॉइंट इज। वेक्टर फॉर्म ली, और न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करेंगे तो आपके पास म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब आ गया। सो समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको रिजल्ट पढ़ा दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एम यूज किया जा रहा है दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू 12 का यूज हो रहा है। तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। सो now we'll be talking about this one, that is, this was point number 14, this is 15, right? So अब आपको कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ बेटा, 1 मिनट। सो मैग्नेटिक फील्ड at an arbitrary point due to magnetic dipole। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ विल बी डूइंग दिस वन। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल हमें करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग, हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारे लिए 12 है, दिस इज 12, और ये सेपरेशन हमारे लिए r के बराबर है, दिस इज r, ये r है और ये 12 हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये 12 हमने मान लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पोलर फील्ड निकालने के लिए। तो हमें पता ना कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है इस किसका, ये मैग्नेट का, इस ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी जैसे वहां किया था, इसके कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग, किसके, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। तो इसके कंपोनेंट ले लीजिए आप, इसके दो कंपोनेंट ऐसे बना दीजिए, बोले कि हेलो, इसके जगह पे आप एक ये मान लो कि इस तरीके का हो गया, और एक दूसरा मान लो कुछ इस तरीके का है भाई, एक ऐसे मान लो, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि इस m के बजाय, इस m वेक्टर के बजाय आप यहाँ पे, ये कौन आ गया, एक दूसरा आ गया, m cos थीटा वेक्टर का
m cos थीटा वेक्टर का डाइपोल मोमेंट आ गया, और इधर m sin थीटा का डाइपोल, दोनों का डायरेक्शन दिखा रहा है। ये m cos थीटा इस डाइपोल मोमेंट का है और ये m sin थीटा है। फिर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट इसके लिए एक्सेल हो गया और इस डाइपोल के लिए क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। सो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, सो यू विल बी टेकिंग फील्ड, ध्यान से समझना है, m cos थीटा की वजह से फील्ड इधर हो गया और m sin थीटा इधर की तरफ है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने देखा ना कि फील्ड किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, डाइपोल मोमेंट के। तो समथिंग लाइक दिस वी हैव डन इट। सो अब अगर इसके वजह से यहाँ पे फील्ड m cos थीटा की वजह से ये फील्ड है और m sin थीटा की वजह से ये फील्ड है, इसका नाम रख दिया b1 वेक्टर, इसका नाम रख दिया b2 वेक्टर। ओब्वियसली एक रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये रिजल्टेंट बनेगा जी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का। So we know that we can write this b vector ka mod is equal to b vector. So this b vector is equal to, now we can write this is b1 vector plus b2 vector. So this b1 ka mod is equal to, we know this is 2m, I mean mu naught into, पहले यहाँ पे चलो mu naught लिख लेते हैं, एक्सेल पॉइंट है, so that is twice of m लिखना है, that m means m cos theta हो गया, 2m cos theta, और नीचे क्या लिख दिया, r cube, that's okay। ये b1 का मॉड हो गया। और अगर b2 की मॉड की बात करें तो ये क्या होगा, म्यू नॉट इंटू m, दैट इज m sin थीटा, यस, और अपॉन r क्यूब, दैट्स हाउ इट इज। तो अब b1 प्लस b2 ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, दे आर एट 90 डिग्री। सो भाई b का मॉड कितना हो गया, इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे अब, तो ये रूट ऑफ, राइट, म्यू नॉट 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब, दिस स्क्वायर प्लस म्यू नॉट m sin थीटा अपॉन r क्यूब स्क्वायर, बार क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एंड दिस m स्क्वायर, बाहर आ गया m, नीचे कौन आ गया, r क्यूब, अंदर क्या हो गया जी, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा। और अगले स्टेप में आपको पता है कि ये रिजल्ट क्या होगा, म्यू नॉट m अपॉन r क्यूब एंड दिस विल बिकम 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, दैट्स हाउ डू वी राइट। और अगर ये अल्फा निकालना है, यानी कि ये अल्फा निकालना है, तो अगर टेन अल्फा की बात करेंगे, so how that tan alpha is going to be there, so you want to write this upon this, b2 upon b1 करेंगे आप, तो b2 मतलब this, b1 upon this। तो इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो ये साइन थीटा है और नीचे 2 cos थीटा आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा आएगा, और ये थीटा एंगल था बेटा, यस। सो दिस विल बी 1/2 tan of theta, so therefore alpha is equal to tan inverse of what, half tan theta। That's how this result is to be established। तो इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया भाई, ठीक है। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल के बड़े सारे करेक्टर्स पढ़ लिए, बार मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डाइपोल का। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट, अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो दिस इज 16th is that torque on magnetic dipole, torque on magnetic dipole if placed in external uniform magnetic field। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने रख दिया क्या, एक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को, तो उस पर टॉर्क कैसे लगेगा भाई। तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। भाई यहाँ पे एक पोल है, दिस इज वन पोल ओवर हियर, या, और एक पोल आप यहाँ मान लीजिए। सो अब आपने बोला कि ये पोल्स हैं भाई, यहाँ पे बार मैग्नेट का ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है।
तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल रख लिया और यहाँ साउथ पोल ले लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा है बच्चा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से? किसी एक पोल की वजह से, करेक्ट। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको याद होगा ना कि जैसे पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता था। तो इन अ वेरी सिमिलर वे अगर ये नॉर्थ पोल है जो कि एम पॉजिटिव है, इसका पोल स्ट्रेंथ एम पॉजिटिव है, एम है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो इसके वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? इधर की तरफ। और साउथ पोल किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इधर की तरफ। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। सो हाउ मच दिस फोर्सेस, इस पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना? एम। सो एम भी ये फोर्स होगा और एम भी ये फोर्स होगा। और आपने इनको जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, किनको ज्वाइन करने वाली? इन पोल्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, लेट मी यूज अ ब्लैक लाइन हियर, दैट विल बी फार बेटर। तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज ऑफ हाउ मच लेंथ? 12। और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है? दिस एंगल इज थीटा, और दिस लेंथ इज 12। हम लोग इसको 12 लिख के दिखा सकते हैं कि भाई यहां से यहाँ वाला जो ये लेंथ है हमने इसको 12 मान रखा है, वी हैव कंसीडर्ड इट 12। तो अब अगर ये 12 है और ये एंगल थीटा है, और ये एम बी इधर लग रहा है और एम बी इधर लग रहा है, सो वी नो दैट कि ये एम बी क्या है? फोर्स है। ये एम बी क्या है? फोर्स है। तो इस फोर्स का, यानी कि इसके नॉर्थ पोल पे मास, आई मीन मास सॉरी, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये इस पे फोर्स लग गया। ये मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एंड ये साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। साउथ पोल नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन को, यानी कि अगर मैं इसके लाइन को पीछे ड्रॉ ड्रॉ करूं ऐसे, और इससे यहां से एक लाइन लेके आऊं कुछ इस तरीके से, ऐसे एक लाइन लेके आऊं, ठीक है, राइट, और ऐसे ज्वाइन करूं। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ये डॉटेड है ऐसे, ये डॉटेड है, सो व्हाट आई मीन टू से इज अगर ये एम बी दोनों फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स एट वन ऑफ द पोल, वन ऑफ द पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है जी। तो इसका इधर होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हुए? इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट डायरेक्शन के, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड, देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या बनेंगे? कपल बनेंगे, और कपल का टॉर्क हमें मालूम है। सो एज डिस्कस्ड, एज डिस्कस, जितनी बातें मैंने आपको कही है, एज डिस्कस्ड, राइट, द टू फोर्सेस, द टू फोर्सेस are of equal magnitude, equal magnitude, having opposite direction, having opposite direction, and their lines of action, their lines of action, actions, lines of action parallel to each other, parallel to each other. Therefore, torque, therefore these two forces make couple, या constitute couple, ये constitute बनाती हैं, constitute करते हैं couple, constitute couple, right? The torque of the couple, that torque is equal to what? Either force, that is mb, और परपेंडिकुलर सेपरेशन, तो अगर ये 2l है तो इनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है? 2l sin थीटा।
So now this can be written as this torque is equal to mb2l sine theta. mb2l sine theta. mb2l sine theta. So this mb so this is mb2l sine theta, and now this can be written as, this can be further written as, this is m into 2l and this is b sine theta. This can be further, इस तरीके से टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, and this torque can be written as now in vector form, this is m cross b. That's okay. So इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है और अगर उसको आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क कुछ इस तरीके से निकाल दिया जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b. So obviously if theta is equal to 0 degree और theta is equal to 180 degree, तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम जी, दैट इज एम बी. ये टॉर्क मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा. बाकी थीटा है तो आपको पता ही है. तो इस केस में अगर ये एम का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, बी का डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन किसका है, ये ध्यान से समझ लें आप. ये डायरेक्शन किसका हुआ, एम का, राइट. ये डायरेक्शन किसका है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का. ये मैग्नेटिक फील्ड का है. तो अगर एम बी ऐसे है तो अब बताओ इस पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर रहेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. पहले आप ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने और बोला भाई हेलो कि ये एम वेक्टर है, दिस इज एम वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, राइट. सॉरी, ये कैपिटल एम लिखना चाहिए मुझे. एम वेक्टर बी वेक्टर एंड दिस इज थीटा. तो टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस बी, तो ये इधर आ जाएगा टॉर्क, लाइक दिस. इज दैट ओके. तो ये आपने टॉर्क पढ़ लिया. अब एक स्पेशल क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग. आपने याद होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी आपने क्वेश्चन किया था कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करेगा, डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो जैसे ये टॉर्क एक्सपीरियंस करा तो ये टॉर्क इस पे जो लग रहा है, ये टॉर्क क्या करेगा, दिस टॉर्क विल मेक दिस मैग्नेटिक डाइपोल अलाइंड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जैसे वहां भी पढ़ा था, यानी कि दिस टॉर्क विल align align dipole. This torque will align dipole. This torque will align dipole along uh, along direction of field. Along direction of field. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अलाइन कर दिया. तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सवाल पढ़ा था ना भाई कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो अलाइन करता है, लेकिन अलाइन करने के पहले वो थोड़ा सा ऐसे से एसएचएम करता है, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, एसएचएम टाइम पीरियड निकालते थे ना हम लोग. तो अगर यहाँ पे ये केस करना हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा. लाइक 17 नंबर की बात कर ले हम. सो कि भाई अगर ये डाइपोल है आपके पास एंड आपने इस डाइपोल को, आपने बोला हेलो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और आपने बोला भाई यहाँ पे ये नॉर्थ पोल पे ऐसे फोर्स लग रहा है एम बी, और ये एम बी लग गया, और इस साउथ पोल पे फोर्स ऐसे लग गया एम नेगेटिव होने की वजह से. यहाँ तो आप एम बी वेक्टर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एम बी लिखिए सिर्फ. ठीक है जी, चूंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया यहाँ पे, या माइनस एम बी लिख लीजिए, माइनस एम बी वेक्टर. ओके. तो ये एम बी वेक्टर लग रहा है, इस पे डाई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इसको अलाइन करेगा. तो जब टॉर्क इसको अलाइन करेगा तो वो ले करके यहाँ से उठा करके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आएगा, लेकिन बाय द टाइम वो ऊपर से ऐसे आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो फिर ओवरशूट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इसमें. सो उस पर्टिकुलर केस में, राइट, तो आप ऐसे लिखिए. सो आई एम सेइंग दैट कि वी हैव टू फाइंड time period of the SHM of this dipole before it gets properly aligned along the direction of magnetic field. So time period of SHM, time period of SHM. मतलब अगर आप पहले देखना चाहते हैं कि इसका मोशन, इसका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट सपोज लाइक आप एक यहाँ पे पहले ये इसके सेंटर से पास करता हुआ, इसके सेंटर से पास करता हुआ, डाइपोल के सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस होगा जिसके अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है.
इस लाइन के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, इस लाइन के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, और ये इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट ये डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो ये दो एक्सिस हमने बना दिया, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे डाइपोल का, ठीक है जी। और सपोज करो अब ये थीटा एंगल पे है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना लग रहा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि अभी यहाँ से वो थीटा ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, रिस्टोरिंग टॉर्क है। यस, ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है। जब वो यहाँ से इधर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होएगा, या यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, दैट इज टॉर्क, दैट इज एम बी साइन थीटा, दैट्स व्हाट यू कैन राइट। और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क की जगह पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो जब वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एम बी साइन थीटा लिखा, और सपोज हमने यहाँ से थीटा इधर लगा, तो ये अभी हमारे लिए आ, ये अभी हमारे लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये अभी हमारे लिए रिस्टोरिंग टॉर्क की तरीके से काम कर रहा है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क की तरफ से काम कर रहा है। एंड लेट सपोज इट हैज गॉन लाइक दिस, तो ये यहाँ पे ये हमारे लिए रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। एक मिनट बच्चा ठीक है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से इधर शिफ्ट किया है। अभी यहाँ से सपोज करो ये ऐसे लाइन था, यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, सो व्हेन इट इज गोइंग लाइक दिस, तो ये हमारे लिए रिस्टोरिंग टॉर्क की तरह से काम करेगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या बनेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा बनेगा, डिफ्लेक्टिंग, कुछ समझ में आया ना, मतलब जब वो एक्सिस से फार अवे जा रहा है, तो एक्सिस से फार अवे जा रहा है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क की तरीके से काम करेगा। एंड टॉर्क इज, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा। यस, सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अब क्या हुआ, आई अल्फा किसी टाइम पे, यानी कि जब वो इस पर्टिकुलर जगह पे है, यानी कि यहाँ से जाते 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 यहाँ पहुंच गया, तो अब वहां से वो आगे नहीं जा रहा है। सो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, दिस आई अल्फा एंड एम बी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट। भाई रिस्टोरिंग टॉर्क इधर लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उल्टा लगेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। So now from here this alpha is equal to minus mb upon I sin theta. If theta is very, अब ये oscillation का केस है अभी तक। So if theta is very small, अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, बाई डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होगा, उसका स्क्वायर कर दो तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा आ जाएगा। तो now this implies that कि d square theta upon dt square is proportional to minus of the singular displacement. Therefore it is SHM. It is SHM. तो ये प्रूव हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। Therefore ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एम बी अपॉन आई आ गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया जी, रूट ऑफ एम बी अपॉन आई हो गया। आपको तो टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। So this is 2 pi and omega की जगह पे क्या लिखेंगे, I upon mb. So this t is equal to 2 pi under root I upon mb. Now अब यहाँ पे I क्या है भाई, इस डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका लेंथ आपने कितना माना, 2l, और इसका एक अपना मास भी होगा, इट हैज अ मास। तो किसी एक रॉड का सेंटर से पास करता हुआ, किसी एक रॉड का सेंट उस जिसका मास एक कैपिटल एम है। अब यहाँ पे ये एम मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ध्यान रखना है। यस, तो अगर किसी किसी एम मास का, सपोज कर लो ये डाइपोल का मास है एम, यहाँ पे मास ऑफ डाइपोल मान लिया, मास ऑफ डाइपोल, मास ऑफ डाइपोल मान लिया, तो ये क्या होता है, 1/12 ml² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज 2 पाई, और इस आई के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/12 m, और 2l का स्क्वायर मतलब 2l उसका लेंथ है, यहाँ पे 2l उसका लेंथ है, तो 2l का स्क्वायर लिख देंगे आप। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू। एंड नाउ दिस इज m, तो ये m इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर आप इसको, ये छोटा m आपने मास लिया और इनटू b लिखा है, तो आप ये काटेंगे तो
क्या हो गया 4L² होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या बना, T=2π√, ये 4 है, ये 12 कट गया, ऊपर क्या है छोटा m मास हो गया, और इनटू व्हाट L² हो गया, नीचे क्या आ गया जैसे 3 हो गया और mb हो गया, और L² आएगा तो L² को ऐसे रहने दिया, मास रहने दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, दिस इज mb लिखा हुआ है, mb। इस तरीके से इसका टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। बच्चा लोग समझ गए आप? यस। तो ये टाइम पीरियड ऑफ आप एसएसएम पढ़ रहे थे। अब आपको अगले पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज व्हाट लाइक कि अगर हमें कहा जाए इस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में आप लेके जा रहे हैं, सो व्हेन यू आर टर्निंग इट, लेट्स सपोज यू आर डिफ्लेक्टिंग इट फ्रॉम, इसको आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, सपोज कर लो ये हमने यहाँ पे सेंट्रल, आई मीन बीचों बीच हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, और ये कहा गया कि आप ये वाला जो और इनको ज्वाइन करने वाला इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, सो छोटा छोटा सा एक ब्लैक डॉट यहाँ ऐसे लगा। नाउ वी नो दैट व्हाट वी आर सेइंग कि ये वाला जो एंगल होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये जो एंगल होगा दिस इज थीटा। तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड से उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एम बी लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम बी वेक्टर लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है। तो somebody ask पोटेंशियल एनर्जी बताओ, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी कोई मतलब बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है इसको तो सब कुछ एक तरीके से रिपीट होता हुआ लग रहा होगा। सो नाउ हियर, तो भाई इस केस में आप यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं, तो डी डब्ल्यू क्या लिखा जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा लिख लेंगे। भाई अगर आप यहाँ से ऐसे ले गए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क डी थीटा। ओके, तो डी डब्ल्यू टॉर्क डी थीटा आ गया। भाई आप मतलब आप इसको डिफ्लेक्टिंग रिस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट लेके गए। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, एम बी साइन थीटा। तो आपने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, सो दैट इज व्हाट एम बी साइन थीटा एंड डी थीटा, ये तुम्हारा डी डब्ल्यू हो गया। तो अगर आप इंटीग्रल ढूंढ रहे हैं कि भाई वर्क बताओ कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में, यानी कि एम बी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल करोगे आप, तो क्या करोगे, एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल चाहिए डी थीटा, दैट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा। सो लिमिट रख देंगे आप थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एम बी, फिर माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इस केस में ये वर्क डन आया है जहां पे थीटा 1 छोटा एंगल होगा और थीटा 2 क्या होगा, बड़ा एंगल होगा। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, यानी कि योर डाइपोल इज बीइंग टर्न, डाइपोल इज turned being turned from थीटा 1 to थीटा 2। थीटा 1 छोटा है, थीटा 2 बड़ा है, तो उस केस में आपका ये वर्क डन आ गया जी, इधर हो गया ना। अब अगर वो खुद ब खुद, यानी कि आप लेके गए छोड़ दिया और वो इट इज कमिंग बैक, अगर वो खुद ही आ रहा है थीटा 1 से थीटा 2 गया है, सपोज कर लो अब वो थीटा 2 से थीटा 1 आ रहा है, इट इज कमिंग बैक, तो वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन किया है, यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 पे लेके गए, दिस वर्क डन इज converted 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 and conserved in system in terms of potential energy, in terms of potential energy। तो आपके लिए एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आ गया। अब अगर थीटा 1 0 है, थीटा 1 0 डिग्री है, थीटा 2 थीटा है, तो आपका डब्ल्यू क्या हो गया भाई, कॉस 0 हो गया, कॉस थीटा कॉस 0 1 हो गया, सो दैट इज एम बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया।
तो ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड, जो उस पे मैग्नेटिक फील्ड उस पे टॉर्क लगा रहा है, उसको उल्टा अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो उस पे टॉर्क लगा करके खुद ही उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, देन इट विल बी द potential energy getting converted into kinetic energy. So if torque done, work is work is done by field, so potential energy converting into kinetic energy. और राइट, बाय एजेंट कोई दूसरा बंदा उसको लेके जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय एजेंट, देन पोटेंशियल बाय फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा बाय एजेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वर्क इज डन बाय एजेंट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, वर्क इज डन बाय फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। कहानी समझ गए आप? और अगर वर्क इज डन बाय एजेंट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अब हम लोग इस लेक्चर का आज लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं। we'll be doing the last section of this lecture. What we are doing is this is our last topic is equivalence of solenoid and bar magnet. So bar magnet को सोलेनाइड का इक्विवेलेंट माना जा सकता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सोलेनाइड दिखा रखा है। लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरीके से कोई करंट ऐसे जा करके बार बार ये वायर गया, ऐसे आया, फिर ऐसे 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 घूमता घूमता ऐसे चला गया, ये एक सोलेनाइड समझ लीजिए आप। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आप एल लेंथ ले लीजिए और इसको एल माइनस एल ले लीजिए, यानी कि ये टोटल लेंथ आप एल ले सकते हैं। ये टोटल लेंथ क्या ले सकते हैं, कैपिटल एल ले सकते हैं। फ्रॉम हियर टू हियर दिस टोटल लेंथ यू आर टेकिंग एज अ कैपिटल एल। अब अगर यस, ये आपने कैपिटल लेंथ ले लिया, ये स्मॉल एल, ये एल माइनस एल लिया, यहाँ आपने एक लाइन खींच दी, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के आपने डी एक्स ले लिया। सो वी कंसिडर we consider we consider a solenoid having current I and and n is number of turns. We consider a solenoid having current I and n is number of turns per unit length. Turns per unit length. A radius of solenoid ले लिया आपने, solenoid, ठीक है जी। सो ए आपने रेडियस ऑफ सोलेनोइड ले लिया। नाउ सपोज कर लो कि यहाँ आपने कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन से इधर एल है, इधर एल माइनस एल है, टोटल लेंथ आपने एल ले लिया। यहाँ पे आपने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि डीएक्स लिया, एक्स से आगे गए, डीएक्स लेंथ लिया, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। आप इसके वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, इस पूरे की वजह से यहाँ फील्ड निकालिए, तो क्या होगा? सो फील्ड फील्ड एट, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है भाई, हाउ मच दिस डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर इज, लेट्स सपोज आपने ये डिस्टेंस आर ले लिया, दिस इज आर, this you have taken as r. So field at a point, let's suppose this point is P. So field at P due to this solenoid, निकालना है। Field at P due to this solenoid is to be obtained. तो समझ में आए? By we consider a solenoid having current I and n is number of turns per unit length and a radius of solenoid. Find P, field at P due to the solenoid is to be obtained. Okay. तो ये जो हमने एक लाइक वी कंसिडर dx part of solenoid, at x separation from a reference line,
रेफरेंस लाइन से एक सेपरेशन पे हमने ले लिया। वी कंसिडर dx पार्ट ऑफ सोलेनोइड एट एक सेपरेशन फ्रॉम रेफरेंस लाइन यहाँ से। सो dB अगर मैं निकालूं इसके वजह से यहाँ फील्ड निकालूं तो वो dB कितना होगा? सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होता है। तो यहाँ पे n के n dx लिखना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया और उसमें करंट आई जा रहा है, तो ये टोटल करंट हो गया म्यू नॉट दिस और इनटू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर मतलब रेडियस और एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज, अगर ये पूरा यहाँ से r है तो ये सेपरेशन कितना हुआ r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड पावर 3/2। So can I write this again? Mu naught n dx I a square and this is twice of a square plus r square minus x square। हाँ, ये देखो क्या गलत हो रहा है, ये r माइनस एक्स है, सो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड पावर 3/2। दैट्स व्हाट वी हैव हियर। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ फिर से लिख दिया। नाउ ये इसके वजह से यहाँ फील्ड होगा, तो उस पूरे सोलेनोइड की वजह से फील्ड निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ डीवी करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो ए तो फिक्स है भाई, और ये आर माइनस एक्स लिखा है, इसमें एक्स वेरिएबल है, डी एक्स है यहाँ पे, तो एक्स कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ एल माइनस एल है और इधर कितना है, इधर इधर इस रेफरेंस लाइन से इधर एल लेंथ है और इधर एल माइनस एल है। सो व्हाट वी कैन डू इज माइनस एल टू एल माइनस एल कर सकते हैं। तो इसका मतलब वी शुड राइट म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखें, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 और माइनस एल टू एल माइनस एल। ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ सोलेनोइड बार मैग्नेट। क्या एक सोलेनोइड बार मैग्नेट से रिप्लेस हो सकता है? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने सोलेनोइड की वजह से यहाँ पे निकाला। सो आई बिलीव जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये रेडियस ए है और ये आर है। आई बिलीव दिस आर विच आई हैव टेकन, दिस आर इज क्वाइट फार। तो अब यहाँ पे एक लिमिट लगा रहा हूँ, सिंस आर इज वेरी फार अवे। किससे? तो भाई एल माइनस एल से, और एल से भी बहुत बड़ा है। सो नहीं, सोलेनोइड के लेंथ से आर इज मच, मतलब मच ग्रेटर देन दिस एल, यानी कि सोलेनोइड के लेंथ से बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर आर एल से बड़ा होगा, सोलेनोइड के लेंथ से बड़ा होगा, जब हम ये निकाल रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे ए स्क्वायर को कोई मीनिंग रह जाएगा? डू यू थिंक दिस ए विल बी ऑफ एनी मीनिंग? और ये एक्स का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा भाई, क्योंकि आर बहुत बड़ा है, तो ये एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर। और इस आर स्क्वायर से ये ए स्क्वायर को कंपेयर करोगे तब भी इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सो ये रिजल्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? सो दैट इन दिस आर इज मच ग्रेटर देन एल, दिस इंप्लाइज आर इज मच ग्रेटर देन दिस ए। तो ये बी क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस एल, यहाँ क्या बनेगा, एल माइनस एल, और ये क्या होगा, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर। ये बेटा डी एक्स के साथ आई है, यस। सो म्यू नॉट डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या हो गया, 2, एंड ये तो आपने एक्स यहाँ से हटा दिया, ये हट गया, ये आर स्क्वायर हुआ पावर 3/2, यानी कि आर क्यूब आ जाएगा। तो इसमें म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2r क्यू सब बाहर आ जाएगा। सो दिस इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यू बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रल हो गया किसका जी, डीएक्स का। कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल टू एल माइनस एल तक। तो माइनस एल टू एल माइनस एल तक अगर डीएक्स जोड़ोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एल ले जाएगा, द लेंथ विल कम आउट। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा फाइनली, यानी कि दिस बी विल बी, लेट मी सी देयर इज अ पेज आउटसाइड, या है। तो अब यहाँ से हम बी को क्या लिख सकते हैं, यानी कि दिस बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब एंड दिस विल कम आउट एल। यही क्या ना मैंने, एल माइनस एल टू एल माइनस एल, दिस विल बिकम टोटल लेंथ एल के बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपने लिखा ही मैग्नेटिक फील्ड का। बट माइंड यू दिस रिजल्ट यू आर राइटिंग फॉर लाइक व्हेन दिस आर इज मच ग्रेटर देन, सोलेनाइड से काफी दूर की बात हो रही है, उस केस की बात हो रही है। तो किस केस में सोलेनाइड, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ सोलेनाइड इज इक्विवेलेंट टू बार,
बार मैग्नेट, उसको समझाने की कोशिश हो रही है। तो भाई आपने म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 r क्यू इंटू ए लिख दिया आपने। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे म्यू नॉट लिखा, एन एल आई लिखा, ऐसे बना दिया और इंटू ए स्क्वायर कर दिया, और यहाँ क्या लिखा, और 2 r क्यू लिखा। अब आपको एक बात और समझने की जरूरत है। अब समझ में आ गया। अब एक आपको एक बात और समझने की जरूरत है। अब एक काम कीजिए, पाई ऊपर मल्टीप्लाई करो और एक पाई नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब देखिए ये आपके पास क्या रिजल्ट हुआ, म्यू नॉट एन, एल क्या टोटल लेंथ ऑफ सोलेनाइड है, आई क्या है करंट जा रहा है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सो एल लेंथ के अंदर कितना टोटल टर्न्स हुआ, एल लेंथ के अंदर टोटल टर्न्स कितना हुआ जी, दिस इज, और सब में करंट गया आई, तो ये टोटल करंट हो गया आपका, दिस इज अ टोटल करंट की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और इंटू ए स्क्वायर, तो एन एल आई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन एल आई, दिस इज अ काइंड ऑफ करंट। यस, और ये क्या हुआ ए स्क्वायर, और पाई अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते यानी कि एन एल आई को ऐसे लिखे और पाई ए स्क्वायर को ऐसे लिख दिया गया, और नीचे क्या आ गया 2 π r क्यूब आ गया ऐसे। ये क्या बन गया हमारा, दिस एन एल आई कैन बी ट्रीटेड एज टोटल, एक तरीके से ये पूरा करंट, यानी कि एक एक टर्न में जो करंट जा रहा है उस करंट को पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट है, और आपने सारे टर्न्स का ले लिया, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉट, और यहाँ पे लिख दिया हमने एम, व्हाट आई हैव रिटन एम, और नीचे क्या लिख दिया जी 2 π r क्यूब, समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज द सेम, दिस एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनाइड, इस सोलेनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए, सोलेनाइड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनाइड, ऐसे लिख लिया। अब एक काम करते हैं, एक 2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सो नाउ दिस म्यू नॉट 2m, और नीचे क्या आ गया 4 π r क्यूब, ये भी आ गया। अब इस रिजल्ट को जरा गौर करें आप, इफ यू जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली, व्हाट डज इट से, म्यू नॉट 2m/4 π r क्यूब। आप अंदाजा लगाइए, अभी कुछ देर पहले एक रिजल्ट आपने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फार अवे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट 2m/r क्यूब, 4 π r क्यूब, जहाँ पे m क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब आपको कुछ समझ में आया क्या, क्या बात कही जा रही है कि अगर आप एक सोलेनाइड लेते हैं, एक सोलेनाइड लेते हैं और उस सोलेनाइड की वजह से किसी दूर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एंड द डिस्टेंस इज क्वाइट फार, तो उस सोलेनाइड का जितना मैग्नेटिक मोमेंट है उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट का एक बार मैग्नेट रखते हैं, तो वो रिजल्ट क्या होएगा, सेम हो जाएगा। सो दिस implies that this equation, like uh, this result is similar to that of magnetic field, magnetic field. This result is similar to that of magnetic field an axial point at an axial point due to bar magnet, due to bar magnet. So this is saying what, a bar magnet is equivalent to what, solenoid, सोलेनाइड के वो इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, उस सोलेनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट जो है, जितना मैग्नेटिक मोमेंट सोलेनाइड का उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट का एक बार मैग्नेट रख ले, तो दूर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग उसको ऐसा कर सकते हैं। सो इन अ वे व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आपने नोटिस किया कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप को एक एटॉमिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, डाइपोल उसका डाइपोल मोमेंट होता है। यस, नाउ एक सोलेनाइड को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर रहे हैं। सो आर वी गेटिंग समथिंग, यानी कि एक बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है।
इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन कि जो मैग्नेटिक रॉड है, जो नेचुरल मैग्नेट है, उस नेचुरल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब कि उस नेचुरल मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग लूप बनते होंगे। नेचुरल मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग लूप बनते होंगे। वो करंट कैरिंग लूप किसके बनते होंगे, किसके वजह से बनते होंगे? तो भाई उसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स होते होंगे। क्या होते होंगे? उसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स होते होंगे। तो उन एटॉमिक डाइपोल्स डाइपोल्स होते होंगे, एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं। एटॉमिक डाइपोल्स मतलब कि उनका इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस के अराउंड घूमता होगा और घूमने की वजह से करंट कैरिंग लूप बनाता होगा। करंट कैरिंग लूप बन के क्या बन जाता होगा? एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता होगा, और बड़े सारे एटॉमिक डाइपोल्स मिलकर के क्या बन जाता है? एक बार मैग्नेट बन जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इट। आई मीन कि व्हाट आई सेड, यू हैव हर्ड दैट। यानी कि अब अगले पेज में मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। राइट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट a current carrying loop, a current carrying loop, a current carrying loop, a current carrying loop is a magnetic dipole. Magnetic dipole. Okay, right. ठीक है, we know that an electron revolving, electron revolving. We know that an electron revolving around an atom, around an atom, around an atom, behave as behave as current carrying loop, current carrying current carrying loop and current carrying loop and magnetic dipole, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। क्योंकि भाई आपने बोला ना कि ऊपर वाली लाइन में बोल दिया कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल है। सो वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एन एटम बिहेव एज करंट कैरिंग लूप, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, नाउ सोलेनाइड इज व्हाट? सोल सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड इज मेनी करंट कैरिंग लूप, मेनी करंट कैरिंग, many current carrying loop. Solenoid is what? Many current carrying loop, very close to each other, very close to each other. Correct. Many current carrying loop, very close to each other. ये solenoid है भाई. Okay. And solenoid is what? एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट आया। अब रास्ता देखिए आप कि एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से करंट कैरिंग लूप बनता है जो कि मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसको हम लोग एटॉमिक डाइपोल कहते हैं। यानी कि एटॉमिक डाइपोल कहेंगे, एटॉमिक डाइपोल। तो एक करंट इलेक्ट्रॉन के एटम के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। और सोलेनाइड मेनी करंट कैरिंग लूप है, और सोलेनाइड बार मैग्नेट को से इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो एक नेचुरल मैग्नेट है, दिस मींस दैट, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ सुन लें, और यहीं से यहीं छोड़ रहे हैं, आगे लेक्चर यहीं से लेंगे। इसका मतलब हम लोग ये मानेंगे यहाँ पे, व्हाट आई वी वांट टू से दैट, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपको, देखो जी, ये बार मैग्नेट क्या है, ये बार मैग्नेट क्या है, ये बार मैग्नेट क्या है, ये व्हाट इज दिस बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है क्या? ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का मतलब कि दिस इज मेड ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या बनते हैं? करंट कैरिंग लूप बनते होंगे। वो क्या बनते होंगे? एटॉमिक डाइपोल्स बनते होंगे। एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, यानी कि उस करंट कैरिंग लूप एक साथ बहुत क्लोज हो गए, सो दिस बिकम्स अ बार मैग्नेट। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है जी। तो यहाँ से ही हम लोग अगले क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर हैज बीन लिटिल क्वाइट लॉन्ग, सो प्लीज टॉलरेट इट, क्योंकि इसको मैं अलग अलग करके पढ़ाना नहीं चाह रहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।